आप लोगों को 10th वालों को मैं फोकस, दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बता चुके हैं। एक दर्पण के लिए मैं मतलब कि अवतल दर्पण के लिए दो प्रकार का दर्पण होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए मैं बता चुका हूं आप लोगों को फिगर कि कैसे जो है फिगर का डेरिवेशन बता चुका हूं उसमें कि कैसे डिराइव करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक हिस्सा जरूर से जरूर आएगा, कोई टाल नहीं सकता इसको, निश्चित है कि आना ही आना है। बात समझ लीजिए। तो एक क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए आप इसको बहुत थारोली देखेंगे। बात समझ रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखना है कैसे आप इस क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए मैं अवतल दर्पण के लिए बता चुका हूं, अब उत्तल दर्पण के लिए बता रहा हूं। देखिए उत्तल दर्पण का मैं फिगर खींचा हूं यहाँ। उत्तल दर्पण का जो फिगर खींचा हूं उसमें ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है। आपको बताया है यहाँ पर फोकस है और ये आपका जो है वक्रता केंद्र है। आपको बताया है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर जाती है तो वह फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। यहां से तो यहां रिफ्लेक्ट कर जाएगी क्योंकि इधर प्रकाश तो जाएगा नहीं, लेकिन डाट डाट करके जा करके ये मिलेगा। बात समझे ना, ये डाट डाट करके जो है यहां पर मिलेगा। और जो रेखा वक्रता केंद्र से जाती है वह क्या होती है कि अभिलंब होती है। देखिए मैं इधर से खींच रहा हूं, अरे थोड़ा सा वो खींचा गया पीछे, इसको सीधा खींच रहा हूं, इसीलिए मैं फिगर बना लेता हूं। थोड़ा समझ लीजिएगा, इसमें जो है ऐसे फिगर बनेगा, तिरछा बना रहा है, ये जो है हाँ अब जाके सही हो गया, ये है। अब यहां से डाट डाट करके ये जो है मिलेगा कहां पर, वक्रता के। अब सुनिएगा, ये आप जानते हैं कि नॉर्मल होगा, क्यों नहीं, नॉर्मल नहीं जानते हैं ना। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से उसके पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह क्या होते है, उस पृष्ठ पर अभिलंब होती है। हमेशा याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र से जो रेखा जाती है वो हमेशा क्या होती है, अभिलंब होती है। अब देखिए एक बात, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, लंब डाल रहा हूं, कुछ नाम मान रहा हूं एम, क्लियर। इसको वी सपोज दिस एंगल इज आई, सपोज कर रहा हूं एंगल, इसका नाम लिख लीजिए ए बी एन, एंगल ए बी एन। एक बात और सुनिए, मैं आप लोगों को बार बार एक बात बताऊंगा, क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो ए बी एन जो होगा वही हो जाएगा डी बी एन, एंगल डी बी एन बराबर ये हो जाएगा आपका आई, ये भी आई। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, क्या कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो संगत कोण आपस बराबर होंगे। यह कोण जितना होगा इतना ही ये वही कोण होगा। अरे भाई ये आपको बताए थे ना हम, ऐसे ये दो रेखाएं हैं और ऐसे आपको ऐसे मान लीजिए कि ऐसे एक रेखा काट, ये बताए थे। तो ये कोण और ये कोण आपस बराबर होंगे, यही तो संगत कोण कहलाते हैं। ये कोण यहाँ पर ऐसे बताया फिगर कि ये और ये समांतर है और ये रेखा ऐसे जा रही है, तो यह कोण और यह कोण दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। ये आई और ये भी आई, यहां लिख दे रहा, एंगल ए बी एन इज इक्वल टू होगा बी सी एन।
BCF हो जाएगा, एंगल BCF। मिला लीजिए, BCF एंगल। जहां भी दिक्कत है, घबराने वाली बात नहीं, ये सब नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ये नहीं लिखेंगे इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप मत लिखिए, केवल समझते चलिए। मैं बता रहा हूं, केवल जो डेरिवेशन करूंगा tan थीटा वाला वह कर देंगे, बस आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा कर देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। बस हो जाए ना, इस तरह से है। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ABN बराबर ये हो गया। अब देखिए एक बात और, दो समांतर नहीं, दो रेखाएं एक दूसरे काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा, ये आई हो जाएगा। यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों? किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण। इसका नाम लिख दीजिए DBN, एंगल DBN बराबर DBN बराबर, इसका नाम क्या रखेंगे? FBC। FBC ये आई हो गया। अरे ये फिगर में भी हम दर्शा दिए हैं, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये तो फलक रहा होगा, अरे क्या लिख रहा है ये BN CDN, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिगर में दर्शा देंगे तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मत सोचिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखिए, बहिष्ठ कोण मैंने देखे हैं, अरे उसमें ही बताया था, बहिष्ठ कोण मैंने बहरी का। कभी भी बहिष्ठ का कोई नाम लिया तो इसका मतलब कौन सा कोण होगा? बहिष्ठ माने बहरी, बहिष्ठ माने बहरी का कोण। तो देखिए क्या होगा, जैसे आप देखिए एक ये त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं ये बन रहा है, यहाँ B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A। इसका बहिष्ठ कोण क्या हुआ? यही हुआ। बहिष्ठ कोण का मतलब बाहर का कोण, किसी एक भुजा को खींचने पर जो कोण बनता है उसी को बहिष्ठ कोण कहते हैं। यह एंगल आई है, यह भी एंगल आई है, इसी तरह से ये आई यहाँ पर आई, तो ये कोण कितना होगा? तो देखिए बहिष्ठ कोण यहां लिख देंगे, त्रिभुज BFC में, त्रिभुज BFC में, BFC में देखिए, अरे भाई बातिया नहीं बुझते हो, BFC में क्या होगा? तो बहिष्ठ कोण सामने के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्ठ कोण क्या होगा? सामने के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। देखिए कैसे, बात समझिए, देखो, हाँ BFC देखियो, एक कोणवा का नाम क्या रखेंगे? एक कोणवा का BFM, चाहे P भी लिख सकते हैं, BFP आई और आई, कई गो आई जी? और जब आदमी हो जी, एगो एगो दूगो नहीं आता है तुम लोग को, एगो एगो दूगो, यहाँ आई एगो आई दूगो आई है, हो जाएगा। और ये जो कोण होगा इस सामने के दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। अब एगो बात मैं दर्शा दे रहा हूं, यहां से जो डिस्टेंस होगा वो R, ये फोकस वाला जो होगा वो स्मॉल f होगा। यहाँ क्लियर? ये स्मॉल f हो गया आपका, दिक्कत नहीं ना है? अरे भाई समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे भाई ये कोण कैसे निकाला गया? ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा 2i, वही तो लिखा। अब देखिए कोई को जो को समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें बारी बारी संबंध लेना है। हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर एक ही नियम में बताऊंगा, तो वो गणित में
जो एगो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसमें बारी बारी संबंध लीजिए, आपका फार्मूला तुरंत प्रूफ हो जाएगा। चाहे जो क्वेश्चन करना है तुरंत प्रूफ हो जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अब देखिए समकोण त्रिभुज बी एम एफ में देखिए 2i हो गया ना। समकोण त्रिभुज बी एम एफ में क्या होगा? तो हाई है लंब, हाई है आधार। तो लंब और आधार में संबंध काफी का होता है tan का। tan 2i बराबर लंब, लंब मैंने क्या bm, आधार के जगह पर क्या होगा mf। यदि कोण छोटा हो तो tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। यदि कोण छोटा हो, यदि कोण छोटा हो तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। यहां पर 2i केवल हो जाएगा। अब ये दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है ना। अब देखिए बी एम अपान में एम में इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके आगे देखिए अब कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बड़ा वाला। तो समकोण त्रिभुज बी एम सी में समकोण त्रिभुज बी एम सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज बी एम सी में क्या होगा देखिए, क्या होगा देखिए इस कोण के लिए वैसे ही tan i इक्वल, फिर लाइनिया तिरछा कहे खींचा जा आराम से जी। अच्छा इतने टेढ़ जानते हैं कहाँ हो गया, लिखा लगा लिखिए सोझे कर दे रहा है लो। हाँ tan i बराबर क्या होगा, तो लंब, लंब मैंने बी एम अपान में हो जाएगा एम सी। समझ लीजिए पूरा तो दिख रहा है ना। हाँ tan i बराबर बी एम अपान में एम सी, बी एम ये अपान में एम सी हो गया। अब सुनिए यहाँ भी कोण छोटा हो तो i के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, कितना लिखा जाएगा i बराबर बी एम आप बटा में एम सी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग। समीकरण 1 में क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 से भाग दे रहा हूं। बात समझिएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे रहा हूं तो 2i अपान में तो हो जाए कितना बी एम अपान में एम एफ, बी एम एम सी, बी एम अपान में एम एफ, अब बी एम अपान में एम सी कैंसिल हो गया। अब देखिए तो 2 इज इक्वल टू, उलट दीजिए, एम सी अपान में हो जाएगा एम में, मिला लीजिए एम सी बटा में एम एफ। अब एक बात सुनिए, बोले थे कि यदि द्वारक छोटा हो जाए
यदि द्वारक छोटा हो जाए तो एम पी पर चला जाता है। यदि द्वारक छोटा हो जाए तो एम पी पर चला जाएगा। यानी जहां एम है वहां पी कर देना है, जहां एम है वहां पर क्या करेंगे हम पी कर देंगे। 2 इज इक्वल टू पीसी अपान में पी। अब मान तनी रख लीजिए, देखिए ना पीसी के जगह पर क्या है पीसी आर है। अब पीएफ मैंने किस मान है यहां दिख रहा है यहां। अब यहां पर हम लिख सकते हैं लाइन जगत कब है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। यही तो सिद्ध करना था हम लोग को कि फोकस दूरी जो होगी वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस दूरी जो होगी वह क्या होगी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। दिख रहा है ना। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि यह जो कोण है ए बी एन वह किसके बराबर होगा किसके बराबर होगा इस कोण के बराबर होगा डी नहीं ये डी बी एन। किस नियम से हो रहा है यहाँ पर तो यहाँ लिख दीजिएगा परावर्तन के नियम से। ठीक है परावर्तन के नियम से हो गया क्लियर। परावर्तन के नियम से अब सुनिए इसके बाद ये कोण बराबर हो गया ये कोण। अब यह जो कोण होगा वह इस कोण के बराबर कैसे तो ये भी देखिए ए बी नहीं यहाँ ये वाला लिखा है पहले ए बी एन ये किसके बराबर है तो बी सी एफ होने की संगत कोण। यहाँ कौन सा नियम लगा है संगत कोण। थोड़ा लिख देने से एग्जामिनर समझता है कि लड़का ये समझ रहा है किस नियम से हुआ है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा ये हो गया आपका। अब देखिए अब इसके बाद यह जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा ए डी बी एन एफ बी सी। यह कौन सा नियम होगा तो यह हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है अब आप समझिए कि हमको यह जो बहिष्ठ कोण निकालना है वो सामने के दो अंतर कोणों के योगफल के बराबर रहते हैं, यानी कि आई और प्लस आई 2i के बराबर होता है। आई और आई किसके बराबर हो जाएगा 2i के बराबर हो जाएगा। अब हो जाएगा कि समकोण तो इसमें लीजिए इसमें तो हो जाएगा लंब bm अपान में आधार m। यदि कोण छोटा हो तो tan थीटा इक्वल टू थीटा तो 2i इक्वल हो जाएगा वैसे bm अपान में m इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें ले रहा हूं इस तो tan i इक्वल टू bm यह पूरा बटा में आधार m से। कोण छोटा है तो i हो जाएगा ये bm अपान में m से। इक्वेशन 2 अब इक्वेशन फर्स्ट में 2 से भाग दे दीजिए कट गया bm से bm कट गया यहाँ पर आपका m है तो अब हो जाएगा कितना mc अपान में mf। यदि द्वारक छोटा हो जाए तो ये द्वारक जब छोटा करेंगे तो ये m कहाँ चला जाएगा p तो जहां m है वहां p रख देंगे pc अपान में pm r/2 हो जाएगा r/f ये हो गया 2 एक बराबर क्या हो गया हम लोगों का r/2। कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो तुरंत बताएं। आ रहा समझ में। अब हम लोग चलेंगे अगला टॉपिक जो है देखिए
अवतल दर्पण का हम बता दिए दोनों का, और उत्तल दर्पण का बता दिए। लेकिन एक चीज अभी मुझे बताना है इसमें, किसका? तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया हम लोग, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा वह हम लोग को करना है। क्लियर है इतना? देखिए दिखा रहा हूं। अब चलिए देखिए, इसके आगे जो है हम लोग करेंगे, कहाँ गया जी? हाँ, फिगर बना दे रहा हूँ आप लोगों को। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए दो कंडीशन ले रहा हूं। एक कंडीशन है इसका जब वस्तु अनंता पर हो, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी कि जब वस्तु अनंता और ध्रुव के बीच स्थित है। देखिए जरा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल, दो ही पॉइंट है इसमें, बड़ा नहीं है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन, जब वस्तु अनंता पर, जब वस्तु अनंता पर हो। देखिए फिगर में खींच रहा हूं, यही ना हमारा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ये बन गया आपका, और वस्तु जो है हमारा अनंता बहुत दूर है यहां से। अनंता का मतलब कि वस्तु बहुत अधिक दूरी पर है। बात समझिए। तो आप एक बात याद रखिएगा कभी भी, क्या कि जब भी वस्तु अनंता पर होगी तो उससे चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होते हैं। मुख्य अक्ष समांतर होगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन वो सभी किरणें आपस में समांतर होंगी। आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। आप सूर्य को देखिएगा ऐसे आंख करके देखेंगे यदि, तो आपको किरणें दिखाई देंगी, एकदम पैरेलल से दिखेंगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा दिन में कभी सूर्य की ओर देख करके, तो मैं ये मान रहा हूं कि पहली किरण ऐसे जा रही है, तो जाएगी तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और डाट डाट करके जाके मिलेगी कहां पर? ये ऐसे ही दूसरी भी किरण वही स्थिति होगी, ऐसे ये भी यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन जाके मिलेंगे कहां पर? फोकस पर। तो जब वस्तु अनंता पर होगी तो प्रत्येक बार किरणें कहां जाके मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। अर्थात वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा
आभासी होगा, डॉट डॉट करके मिल रहा है इसलिए आभासी होगा, सीधा होगा और बिंदु के आकार का। कैसा होगा? बिंदु के आकार का होगा। तो लिखेंगे कि जब वस्तु अनंता पर हो, अनंता पर हो तो वस्तु AB का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब आभासी सीधा आभासी सीधा अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा जी? फोकस पर बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? जब वस्तु अनंता पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अति चुकी है, कहा सीधा दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन मानते हैं अत्यंत छोटा मैंने कैसा? बिंदु के आकार का बनेगा। कहाँ पर? फोकस पर बनेगा। क्लियर है? अब इसका सेकंड पॉइंट है, ये 2 ही पॉइंट है इसमें, बस 2 याद कर लेना है। अब है कि जब वस्तु अनंता और ध्रुव के बीच स्थित, जब वस्तु अनंता और ध्रुव के बीच स्थित, ठीक है। ये हेडिंग है, ये नहीं कि ऐसा ही खींच दीजिएगा, छोटा का हेड। हाँ, अब सुनिए, अब मैं फिगर बना रहा हूं फिर से। यहां दिख रहा है ना? इस तरह से हो जाएगा। अब वस्तु को यहां पर ई है, यह इसका ये फोकस हो जाएगा F और ये हो जाएगा आपका C। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मालूम है ना? अब देखिए, पहली यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया ये भी, तो पहली किरण तो सीधे है कि मुख्य समांतर जाएगी, ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, लेकिन डाट डाट करके किरण कहाँ जाके मिलेगी? फोकस। और दूसरी किरण को कहाँ भेजते हैं? अब देखिए कहाँ भेजेंगे, बात समझिएगा। भेजेंगे वक्रता केंद्र, लाइनिया सीधा आप लोग कर लीजिएगा, बात बुझते हैं ना? यहाँ जो है काटेगा वही प्रतिबिंब बनेगा A' B'। काम टेढ़ा है भाई, ध्यान दीजिएगा। पहली किरण मुख्य समांतर जाएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जाकर के, और डाट करके कहाँ मिलेगी? फोकस पर। और दूसरी किरण कहाँ जा रही? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर अब यहाँ से तो क्रॉस करेगी नहीं ना, डाट डाट करके मिलेगी उधर, तो डाट डाट करके मिलेगी तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी प्रतिबिंब क्या बन रहा है? आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो ध्रुव और फोकस के बीच। यहाँ लिखेंगे, अतः जब वस्तु अनंता
और ध्रुव के बीच स्थित हो, ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु AB का प्रतिबिंब दिख रहा है A डैश B डैश आभासी सीधा, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। क्लियर? एक प्रश्न ऐसे कर देता है एग्जाम में कि किस दर्पण में सभी प्रतिबिंब आभासी बनते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, इसमें दो ही स्थिति हो सकती है। अब इसका कहेंगे कि तीसरा का कहने ले रहे हैं। अब यहाँ से अब आप मान लीजिए इसके अनंता और इसके बीच ले ली। अब वस्तु को इधर लेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये तो इधर से 40 है। किरण कहाँ से जाएगी? आप खुद सोचिए। नहीं है, बात समझ रहे हैं ना? इसमें केवल दो ही स्थिति होगी, तीसरी स्थिति नहीं होगी। अब और एक चीज और बात कि यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब अनंता पर होगी तो वस्तु कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आभासी सीधा और अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का फोकस पर बनेगा। और दूसरा है कि जब वस्तु जो है अनंता और ध्रुव के बीच होगी तो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है ना। यहाँ पर यह वस्तु इतनी बड़ी थी, यहाँ छोटा बन रहा है। और किसके किसके बीच बन रहा है? इसके और इसके बीच बन रहा है। ये भी कर सकते हैं, दर्पण के पीछे कर सकते हैं। तो चलिए, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है? हाँ भाई देखिए, 10 वाले लोगों से तो बहुत निवेदन है। आप लोगों के लिए देख रहे हैं ना मैं कितना कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट, एक एक चीज जी जान से आपको समझा रहा हूँ। समझ में ना आए, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए मैं गुस्सा में बोल रहा हूँ। अरे भाई, आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है आप लोग को अच्छा से अच्छा चीज मिल सके। और दूसरी चीज, आपका कोई दोस्त वगैरह है उसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सके। क्योंकि इतना बढ़िया से आप खुद देख रहे हैं, इतना बढ़िया से आपको किसी भी यूट्यूब पर भगवान जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे यहाँ इतना अच्छा मिल रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है आपको। ठीक ना? आप देख करके देखिए। ठीक है।